फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट के काफी टॉपिक आपको करा दिए हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है, नेचर ऑफ टीचिंग। यानी आप टॉपिक से रिलेटेड आप देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट है काफी कुछ किया गया है। तो अब उसको हम कैसे ये जज करें कि कौन सी चीजों को हमने पढ़ाया, कौन सी चीजों को छोड़ा है, कितने लेवल तक आप पढ़ने के बाद चीजों को कर पा रहे हैं। तो उसी के लिए हमने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो आज से शुरू कर दिया है। आपको कंटिन्यूअस इसको देखना है, बहुत ही धैर्य के साथ जितना भी लेक्चर हो पूरा सुनिए। जो जो टॉपिक नहीं कराया गया उनको ध्यान से देखिए कि कौन से टॉपिक नहीं कराए गए हैं, उनको हम आगे के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। और जो भी आपके स्कोर वगैरह आ रहे हैं उनको जरूर पिन करें, क्योंकि पता है सिर्फ टॉपिक से काम नहीं चलने वाला है। आप जब तक जो है इनको खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, अपना अंडरस्टैंडिंग का लेवल खुद उस तरीके से नहीं बनाएंगे, तो एनटीए बहुत ही घुमा के टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। उसके लिए आपको उसको करना जरूरी है ना। तो डे वाइज आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, आपके सेशन भी चलते रहेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी चलते रहेंगे, जिससे आप जज कर पाए। बाकी जो भी टॉपिक नहीं हो उनको हम आगे की वीडियोज में जरूर इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए फिर हम कंटिन्यूअस इसको देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का लेवल क्या है और हमें किस तरीके से उसको जो है सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स जैसे कि हम पेपर फर्स्ट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति का सेशन आप लोगों के लिए चला रहे हैं, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो प्लेलिस्ट में हमने जितना भी अपडेट किया है वो सारे आपने लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना होगा। क्योंकि यदि आपने वो लेक्चर सुना है तो आप वो जज कर पाएंगे कि क्या जो मैंने पढ़ाया है वो सच में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा या नहीं। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट से, वो क्वेश्चन मिलेंगे। आपको जज वहीं पे करना है जो टॉपिक हमने करा दिया है। जैसे आपको टीचिंग के कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कराए हैं, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग हमने करा दिया है। इनके अलावा जो इसमें तो मेंशन किया गया है, इसके अतिरिक्त भी मैंने आपको पहले यूनिट के पहले आप पार्ट कह सकते हैं इससे ज्यादा डिटेल करवाया है। इसके बाद जो ये शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं, प्रभावक तथ्य है, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति है, ये सभी हमें अभी टॉपिक आपके करवाने हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि आप टॉपिक कर रहे हैं तो साथ में ही अपने आप को टेस्ट करते रहें, तो वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हाँ मैं कहाँ पे पहुंच पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक करने वाले हैं टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। आपने टॉपिक पढ़ा है, बहुत ही आप कह सकते हैं आत्मविश्वास के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे पहले हम आंसर आपको नहीं दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 2022 का, यानी बहुत ही करेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है, या बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश के बहुत लोग पढ़ सकते हैं। द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड द यूज ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। अब आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे इसने कहा कि चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। तो हमने, यदि आपको याद हो, अभी तो आपने आंसर अपने मन में दे ही लिया होगा। हमने लेवल ऑफ टीचिंग में 3 ऐसे लेवल बनाया था, और एक को हमने कहा था ये मेमोरी लेवल है, मेमोरी के बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और एक लेवल आता है जिसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। तो इसमें आपने देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उच्च कोटि का चिंतन कौशल कब होगा, जब आप रटेंगे तो कुछ नहीं होना है। यानी यहाँ पे आप देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, विमर्शक स्तर शिक्षण जो है, ये 2022 में सीधा क्वेश्चन आया है जो टॉपिक आपको कराया गया है। तो होपफुली कि आपने इसका आंसर क्या दिया होगा, सी दिया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा अगर आप लेक्चर देख के यहाँ पे आए हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो प्लीज जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहले हम रुकेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कि ये मेरा आंसर है, इसके बाद उसको जज करिएगा। अब देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल से कराया है कि लेवल ऑफ टीचिंग 3 टाइप के होते हैं, जिसमें जो चिंतन का स्तर होता है, जब एक जैसे होता है ना कि एक बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा मेमोरी लेवल पे रट की चीजें याद करता है, फिर आपका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, फिर आप चीजों को समझने लगते हैं, और एक स्तर आता है कि आप चिंतन मनन सब करने लगते हैं। तो विमर्शक स्तर शिक्षण वो उच्च कोटि के चिंतन कौशल के प्रयोग का डिमांड करता है। इस लेवल पे आके कोई भी बच्चा जो होता है वो जब तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए अर्थात शिक्षक द्वारा दिया गया संदेश या विद्यार्थी को पूर्णतः समझ में ना जाए, तो ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जो यहाँ पे चलती रहती है। तो सीधे आपको यही विमर्शक स्तर शिक्षण को, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को, या जो ये टीचिंग के डायग्राम में ये मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल को हमने डायग्राम बना के बोर्ड पे समझाया था, ये वही क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे दिया मॉडल ऑफ टीचिंग। हमने मॉडल ऑफ टीचिंग आपको अभी जल्दी ही पढ़ाया है कि टीचिंग का जो
तो एक पैटर्न होता है, यानी एक जो शिक्षक है कक्षा कक्ष के दौरान जो विद्यार्थी से बातचीत करता है, उसमें उसने कौन-सा मॉडल ऑफ टीचिंग को अपनाना है ना? टीचर सेंट्रिक होना चाहिए या स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, मिक्स अप्रोच होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे दिया है, आपको इसको मैच करना है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, देखिए कुछ आपको ऐसे हैं कि कुछ की टर्म्स जो हम पढ़ाए होंगे नहीं मिलेगा, बट हम ये मान के चलते हैं कि आपकी समझ का स्तर उतना हो गया होगा, तो फिर आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। इसमें याद हो मॉडल ऑफ टीचिंग में हमने इस तरीके से 3 ऐसे करके डायग्राम बनाया है, लेक्चर आप आगे देखेंगे। तो उसमें हमने एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच बताया है, एक मिक्स बताया है और साथ में ही एक स्टूडेंट सेंट्रिक बताया है। अब यहाँ पे इसने कहा कि मॉडल ऑफ टीचिंग में आपको ये देखना है कि अध्यापन के मॉडल में सकारात्मक अंतर्निर्भरता, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, दूसरा स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, संरक्षित जांच, तीसरा कह रहा है रोल प्लेइंग, भूमिका निर्वाह, रोल प्लेइंग कहाँ करते हैं, और फिर विधि शास्त्रीय जांच। अब ये थोड़ा सा आपके लिए ये डिफिकल्टी लेवल कर देता है, क्योंकि हम जो है मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, ना कि किसने क्या करवाया है, डेवलपर कौन कौन है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन इतने डेप्थ में जाके पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम आपको एक एडवाइस देंगे कि जैसे ये मॉडल ऑफ टीचिंग में अभी जितने लोगों के नेम आएंगे, प्लीज इसको कोई कॉपी में, इसको अपने कॉपी में मेंशन जरूर कर लीजिएगा कि मॉडल ऑफ टीचिंग में किसने कौन सी टीचिंग दिया हुआ है, मतलब कि कौन टीचिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। ये 2021 में पूछा गया है। बार बार ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं कि फंसाने के लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि जो सकारात्मक अंतर्निर्भरता है वो डेविड जॉनसन का है, जो स्ट्रक्चर्ड वे में चेक करना है वो रॉबर्ट स्लॉविन का है, भूमिका निर्वाह फैनी सॉफ्टल का है, विधि शास्त्री जांच डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स शेवर का है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। सही बात है, अगर हम जो भी पढ़ा रहे हैं उनके विशिष्ट मॉडल से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है, नो डाउट। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों को सही क्रम में आपको लगाना है। यहाँ पे एक हम इंडक्टिव मेथड पढ़ते हैं, एक होता है डिडक्टिव मेथड। आगमनात्मक में क्या होता है कि हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है जब बात करता है विशेष से सामान्य, कोई भी आप इस तरीके से एग्जाम्पल, कोई विशेष एग्जाम्पल वगैरह लेके अगर सामान्य जनरल थियरी की तरफ बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं आगमनात्मक पद्धति होता है। तो वही क्वेश्चन है कि वेरियस काइंड ऑफ थिंकिंग आर इनहेंस्ड बाय पर्टिकुलर मॉडल्स, लेकिन एक ऐसा मॉडल है इंडक्टिवली में जिसे हम मान सकते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट फ्रेम करता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करता है, वो मॉडल जो है वो उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। अब इसमें कहा, उसमें क्या आपको सीक्वेंस में यहाँ पे दिया है कि मदों को सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना, विषय या समस्या की पहचान करना, श्रेणियों की लेबलिंग करना, विषय समस्या से जो संकट डेटा है उसको कलेक्ट करना। मान लीजिए आप जो है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, है ना, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, क्या चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एट द एंड आपको एक रिजल्ट, एक आउटकम लाना है। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको समस्या को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी आइडेंटिफाइंग द टॉपिक प्रॉब्लम, और जैसे ही आपने टॉपिक प्रॉब्लम को मतलब कि कैच किया, पकड़ लिया कि हाँ ये चीज है, तुरंत आप आएंगी कि समस्या से रिलेटेड हमको कुछ डेटा मिल जाए, हम उस डेटा को क्या करें, डेटा को जो है यहाँ पे कलेक्ट कर लें। अब जैसे ही हमने डेटा को कलेक्ट करना है, फिर वो क्या करना है कि सदस्यों के समान गुणों को श्रेणी में बांट देना है। यानी एक आपने समस्या पाया, समस्या को पाते ही उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को जो है कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और जब वो सब कर लिया तो आपने क्या किया, श्रेणियों के लिए लेवल विकसित कर लिया, डेवलपिंग लेवल्स फॉर कैटेगरीज। ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आपका विशिष्ट मॉडलों से संबंधित ही, जो हम मॉडल ऑफ टीचिंग ही करते हैं, बट ये आपके समझ पे डिपेंड करता है कि जब भी आप रिसर्च ओरिएंटेड कुछ भी करेंगे, किसी भी क्षेत्र में करेंगे, तो पहले क्या काम करेंगे, पहले किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए हमने पहले भी कहा था कि कॉन्सेप्ट आपको वहां पे समझना, व्हाइट बोर्ड पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। बाकी ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है वो पूर्णतः आपके तर्क के आधार पे किया जाता है कि वो स्टूडेंट भले ही कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, व्यवहारिक जीवन में उसको कैसे वो तारतम्य कर पाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। संकल्पना निर्माण के चरणों में देखें
तो जब भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले समस्या की हम पहचान करते हैं, उनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, मदों को सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में बांट देते हैं, फिर श्रेणियों के लिए लेवल विकसित करते हैं। इसके बाद देखिए फिर से मॉडल ऑफ टीचिंग से लगातार मॉडल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अभी जस्ट इसके पहले भी आया था पॉजिटिव इंडिपेंडेंस, है ना, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस करके। फिर था वहां पे स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, संरक्षित परीक्षा। अभी यहाँ पे देखिए ग्रूम इन्वेस्टिगेशन, यानी जो समूह अन्वेषण है, समूह अन्वेषण को कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसने ये भी पूछ लिया। और रोल प्लेइंग, अब इससे ये आप अंदाजा लगाइए कि जस्ट हमने बताया था 22 में, लगभग आई थिंक 21 में ये क्वेश्चन आया था, जिनमें आपको ये तीन तो ऑप्शन जो है ये सेम ही दे दिया लगभग। आपको ग्रुप इन्वेस्टिगेशन अलग से दे दिया गया, इसीलिए हमने कहा कि हमने मॉडल ऑफ टीचिंग तो करा दिया है, पर मॉडल ऑफ टीचिंग के अलावा जो विकसित करने वाले सिद्धांत के विद्वान रहे हैं उनको नहीं करवाया है, क्योंकि ये कभी नहीं पूछते कितने विद्वान हैं। लेकिन अब हमें आपको यही कहेंगे, ये हम कोई एक मतलब टॉपिक में लेके इनके बारे में बता भी देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे सकारात्मक परस्पर निर्भरता, तो सकारात्मक जो पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस है, उसमें रोजर जॉनसन जो विद्वान है इन्होंने खोज किया था। स्ट्रक्चर्ड वे में इंक्वायरी की बात है रॉबर्ट स्लोविन ने किया था। डीवी ने जो ग्रुप जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो जॉन डीवी ने किया था। और भूमिका निर्वहन यानी रोल प्लेइंग जो है ये फैनी सॉफ्टेल ने किया है। तो इस तरीके से आपको कुछ लोगों के नाम भी याद रखने हैं। और हाँ, मैंने एक चीज ये भी कहा था कि अभी तो हम जो है बहुत ज्यादा जटिल की तरफ बढ़े नहीं है। आपको कुछ क्लासेस जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में या जो शिक्षा शास्त्र में बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री रहे हैं उनके क्या कॉन्सेप्ट रहे हैं, हमें वो भी कराना है। जैसे अब यहीं पे वाइगोस्की का, पियाजे का है, ब्लूम का वर्गीकरण तो करा दिया है, फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है, तो पियाजे का, हमें वाइगोस्की का, इन लोगों को कॉन्सेप्ट एक बार इन्होंने जो सिद्धांत दिए उनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो वो चीज आपको ये सिद्धांत वाला भी हमको, ये आप बस ध्यान रख लीजिए, ये प्रीवियस में क्वेश्चन आया है, क्या क्या आपका छूट रहा है, ठीक है। फिर ऐसा होगा कि लास्ट में किसी दिन हम लोग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे जूम मीटिंग वगैरह पे, तो वहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये चीज छूट रहा है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको हम कैसे करा दें। अब जैसे यहाँ पे दिया कि समीपस्थ विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया है गया है, द थियरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो समीपस्थ विकास के सिद्धांत को हम आगे पढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाइगोस्की हैं शिक्षा शास्त्री, इन्होंने समीपस्थ विकास के सिद्धांत को दिया है। और ये कैसे मनोवैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक। हम जो ये जो आपका इनका जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं आपको। जैसे आपने कोई टारगेट रखा और टारगेट रखने के लिए आपने अथाह मेहनत किया, आपको यहाँ पे पहुंचना था, है ना, इस टारगेट तक पहुंचना था, लेकिन आप पहुंच नहीं पाए। समझ रहे हैं, मतलब कि ये होता है कि जितनी हमारी वांछित चाह होती है उतना नहीं मिलता, हम कुछ आधे में ही रह जाए। तो समीपस्थ मतलब कि आप बिल्कुल निकटस्थ जाके भी रहे हैं वहां पे, तो वो चीज जो होता है कि उसके लिए आपको और एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो समीपस्थ विकास के सिद्धांत को जो मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की उन्होंने दिया था, बालक जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को, मैंने कहा ना कि यहाँ से लेके आपकी क्षमता है कि आप यहाँ पहुंच सकते हैं, है ना, आप जेआरएफ के लिए अपना सीट पक्का कर सकते हैं। तो ये जो बीच का है ना, ये जो यात्रा आपको तय करना है, उसके बीच का जो क्षेत्र है जिसमें संभावना व्याप्त है, उसी को हम समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं, जिसको किसने दिया था, समीपस्थ विकास का सिद्धांत रूसी मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो इन्होंने वाइगोस्की ने दिया है। इनको कॉन्सेप्ट में जरूर कराएंगे। इसके बाद देखिए ब्लूम का, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको करवाया हुआ है ना। तो ब्लूम की वर्गीकी में टैक्सोनॉमी में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, हमने तीनों स्तर पे इस तरीके से बात भी किया था। इनके ब्लूम टैक्सोनॉमी को हमने किस तरीके से पार्ट में ऐसे डिवाइड करके कि नॉलेज होता है, नॉलेज के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन होता है, पूरा डायग्राम बना के बहुत अच्छे से समझाया है। तो इन्होंने एक चीज ये बताया, पहले आपको ऑप्शन में ये दिया कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसमें ज्ञान और अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। अभी ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने इस तरीके से बताया था, 6 पार्ट में आपका डिवाइड था, 3 नीचे था, 3 ऊपर था। इन्होंने कहा कि ये जो 3 नीचे जो तीनों हैं आपके,
क्या ये कॉग्निटिव जो डोमेन है उनसे रिलेटेड है या हाई लेवल से है कि ये लो लेवल से है। अब आपको ये समझना है कि हमने डायग्राम में नीचे लो लेवल बनाया था या हाई लेवल बनाया था। व्यवस्था और चरित्रीकरण जो है, व्यवस्था और चरित्रीकरण यानी जो हमारा चरित्र होता है वो भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित होता है। तो जो कैरेक्टराइजेशन होता है हमारा वो किससे संबंधित होता है, आपसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए गलत है, दूसरा अगर देखें सही है। टेक्सोनॉमी को फिर से आपको जाके ध्यान से देखना है। जो ज्ञान है, अवबोध है और अनुप्रयोग स्तर है, ये निम्न में आता है। कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम आपका ये बनाया था, ये ऐसे करके टोटल 6 पार्ट में था, जिसमें हमने कहा था कि जो नॉलेज है आपका, कॉम्प्रिहेंशन है, ये जहाँ पे आप टेस्ट अपने आप को करते हैं ये लो लेवल है। ऊपर के जो 3 है जिसमें आप क्या करते हैं, चीजों को आत्मसात कर लेते हैं। तो एक जो व्यवस्था लास्ट में कैरेक्टराइजेशन चारित्रीकरण होता है, ये ऊपर का आपका अपर लेवल होता है, तो वो उच्च स्तर को डिनोट करता है। तो ध्यान रखिए, जो ज्ञान है, अवबोध है, यानी डायग्राम में नीचे का जो तीनों पोर्शन है वो निम्न स्तर को दिखाता है, जो कि संज्ञानात्मक अधिगम की बात करता है, और जो ऊपर के तीनों हैं वो चरित्रीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर को दर्शाते हैं। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत को किसने दिया था? ये है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। अब यहाँ पे भी देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट हमें कराना है सभी, आपको बस ये ध्यान रखना कि किसके किसके बारे में जिक्र किया गया है। इसीलिए हमने कहा ना कि प्रीवियस का लेक्चर आप प्रीवियस पीवाईक्यू कर लेंगे तो आपको आइडिया होगा मेरा क्या छूट रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने मॉडल ऑफ टीचिंग में मॉडल ऑफ टीचिंग तो करा दिया, बट वहाँ के टीचिंग के जो देने वाले हैं उनके बारे में भी पूछा जा रहा है, तो क्यों ना जितने प्रीवियस में पूछे गए उनको हम संक्षेप में नोट डाउन करके उसको रख लें अपने पास। तो सेम थिंग यहाँ पे देखिए कि ये मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग जो है, लर्निंग में सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बेंजामिन ब्लूम ने, जेरोम ब्रूनर ने, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने, डेविड ऑसवेल ने। अब ये जितने भी लोग हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी जरूर देंगे। अभी जितने लोगों के बारे में आ रहा है एक लेक्चर सेपरेट बनाएंगे जिसमें सारे जो थॉट हैं इन लोगों के वो सारे उसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो सार्थक शाब्दिक अधिगम का जो सिद्धांत देने वाले थे ये डेविड ऑसवेल दिए थे। इन्होंने क्या बताया था? ये सिद्धांत हमको ये बताता है कि किसी भी प्रकार, यानी किसी भी प्रकार जो लर्नर होता है, वो लर्नर सीखने वाला जो होता है वो शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख सकता है। यानी एक जो व्यक्ति सीखने वाला अधिगम करता होता है सार्थक, अगर आपने कुछ ऐसे मतलब की चीजों का यूज किया, थियरी में कोई मीनिंगफुल चीज को दिया, तो उस मीनिंगफुल चीज से वो व्यक्ति कितना ग्रहण कर सकता है, ये चीज कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इन्होंने दिया है स्टेटमेंट पे डिवाइड करके, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स, सिंबल्स में यानी आपको ये देखना कि ऐसी एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स, वर्ड्स, जेस्चर, साइन, इमेजेस एंड सो आर accomplished इन द जो है प्रीपोर्शनल पीरियड अकॉर्डिंग द, जो इन्होंने फिर से बोला कि अगर आपने देखना है कि जो संकेत है, शब्द है, भाव है, भंगिमा है, संकेत है, बिंब है, ये जो उपयोग होता है उसकी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। अब देखिए, प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, हम लोगों ने 3 फेजेज पढ़े थे। तो इन्होंने कहा जो पहला फेज होता है प्री एक्टिव, क्या उसमें प्री एक्टिव में शब्द, भाव, भंगिमा, संकेत ये सभी आता है। पियाजे के अनुसार, जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार जो प्री एक्टिव फेज होता है उसमें जो है बच्चों में अहम केंद्रिकता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। उपयुक्त कथन के आलोक में आपको बताना है। प्री ऑपरेशनल, प्री एक्टिव नहीं बोलेंगे, वो हमने अवस्था की बात कर दी, ये प्री ऑपरेशनल है। यानी जो पियाजे का सिद्धांत है कि जो बच्चा होता है, एक तरीके से उन्होंने कई फेजेस में अपने को वो डिवाइड किया अपने कॉन्सेप्ट को। तो उन्होंने बताया कि जो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ये अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि अभी हम जीन पियाजे के ये वाले सिद्धांत से आपको अवगत नहीं कराए हैं। देखिए इनके यहाँ पे इन्होंने जो बताया था बच्चों का जो अलग अलग चरण होता बढ़ने का, तो उनकी परिपक्वता से लेके सब चीजें चेंज होती, तो उनकी जो है मतलब हाव भाव में क्या परिवर्तन आता है। तो इन्होंने कहा कि जो प्री ऑपरेशनल फेज होता है एक बच्चे का, जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है 4 चरणों में जो बढ़ के वो आगे बढ़ता है। तो जो ये पूर्व संक्रियात्मक यानी जो प्री ऑपरेशनल फेज है उस बच्चे का, वो उसका दूसरा चरण है। ये अवस्था बच्चे के लिए 2 से 7 साल यानी 0 से 2 साल तक का, फिर 2 से 7 साल तक का,
फिर ऐसे ही 7 से 11 चलता है। तो ये जो ऑपरेशनल फेज है वो दूसरे वाले चरण की बात करते हैं कि इस अवधि के दौरान जो बच्चा होता है वो प्रतीकात्मक स्तर का चिंतन करता है, यानी प्रतीकों के आधार पे वो चिंतन करता है, लेकिन अभी तक उसका जो संज्ञानात्मक कार्य है उसका वो उपयोग नहीं कर रहा है। इस अवस्था में वो संकेतों के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता निष्पादित करता है तथा बालकों में अहम केंद्रिकता का गुण विकसित हो जाता है। यानी हम ही हैं, हमारे ही हैं, जैसे छोटे बच्चे हुए 2 से 7 अपनी मम्मी की गोद में बैठे तो वो दूसरे को सोचेंगे कि नहीं बैठे। मतलब वो अहम का जो भाव होता है वो बच्चे में आ जाता है कि नहीं आ जाता, वो चीज़ कह रहे हैं। तो अहम केंद्रितता का गुण विकसित हो जाता है, तो कथन एक सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। तो पहला कथन क्या था? आपको ये ध्यान देना है कि जो पहला कथन है कि संकेतों के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता जो आपका प्री ऑपरेशनल फेज है उसमें हो जाता, तो अभी हमने देखा हाँ, साइन में शब्द है, यानी 2 से 7 साल के बच्चे को आप देखेंगे वो थोड़ा बोलने भी लगेगा, भाव भंगिमा, संकेत, बिंब, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हो जाता है, लेकिन कहें कि अहम केंद्रिकता नहीं होती तो गलत है। इससे आपको ये आइडिया लगा कि हमको जो जीन पियाजे का सिद्धांत है या जेरोम अभी अब ऊपर देखा ना, जेरोम ब्रोनर है, ब्लूम का टैक्सोनॉमी तो करा ही दिया, वाइगोस्की का सिद्धांत है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन शिक्षा शास्त्रियों को हमें आपको पढ़ाना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज का मापन करता है जो वो कहता है कि वो मापता है। यानी हम कहते हैं विश्वसनीयता के स्तर के बारे में कि रिलायबिलिटी रिफर्स टू वेदर ए टेस्ट मेजर व्हाट इज सेज इट मेजर्स, यानी विश्वसनीयता जिसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं, क्या रिलायबिलिटी का संकेत इस चीज को ये टेस्टिफाई करता है कि जो चीज हम मापे हैं वो चीज हमको मतलब सच में वो लग रहा है कि मापा गया है। दूसरी चीज, जैसे एक होता है कि आपने रिलायबिलिटी की बात की, दूसरी आपने इन्होंने कहा कि वैलिडिटी, जो हम कहते हैं इसकी वैधता इतनी है, जैसे कोई भी चीज खरीदा तो बोला इसकी वैधता 2 साल है, 3 साल है। तो क्या वैधता का जो संकेत है वो इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण, कोई टेस्टिंग जो है सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है। जैसे हमने कहा ये वैलिड है, ये स्कोर हमने निकाला तो ये वैलिड है, तो ये कह रहे हैं कि वैलिडिटी वाला बात सही है या विश्वसनीयता किसी संकेत को मतलब बहुत ज्यादा गहरा कर देता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज गलत है, दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि जो विश्वसनीयता होता है उसका संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही है या समरूप स्कोर देता है, और वैधता जो होता है वो इस चीज को बताता है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज का मापन करता है जो वो कहता है। बिल्कुल अपोजिट हो गया यहाँ पे। यानी जब हम कहते हैं कि रिलायबिलिटी क्या चीज है, तो रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि विश्वसनीयता यही है कि अगर हमने टेस्टिंग की और टेस्टिंग में बोला कि हाँ ये स्कोर आ रहा है, इसका स्कोर यही सही है, इतना ही होगा, समरूप जो बात कहा गया वही है। और वैलिडिटी का मतलब कि आपने टेस्टिंग कर ली और टेस्टिंग करने के बाद बताया कि हाँ परीक्षण में ये चीज आ रहा है, तो क्या वो वैलिडिटी में वही चीज माप रहा है जो वो कह रहा है, पता लग रहा कह रहा कुछ और, माप रहा है कुछ और, ये चीजें अंतर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए वापस से आपने देखना है कि जो शिक्षा शास्त्री उनके सिद्धांतों के बारे में दिया है, क्लासिकी अनुकूलन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना, क्लासिकी अनुकूलन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, और फिर नाम दिया है कि अल्बर्ट बांदुरा, इवान पावलो जो है, और इनके अलावा सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं, और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है तो लेओ वायस्की, वीएफ स्किनर। इसका मतलब लगातार जो शिक्षा शास्त्री उनसे बराबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत डेप्थ में आपको पढ़ने की इनकी जरूरत है। हम जल्दी इन पे क्लास लेके आएंगे, यानी आपके फर्स्ट वाले टीचिंग के उससे जो भी बड़े बड़े आप कह सकते हैं शिक्षा शास्त्री जो रहे हैं जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए उनसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्लासिकी अनुकूलन का सिद्धांत इवान पावलो का है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर का है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांदुरा ने दिया था, और लेव वायस्की ने क्या दिया था, संरचनावाद का सिद्धांत। तो उम्मीद है कि हमें ये सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं, क्वेश्चन से अलग अलग डायमेंशन आपको बताया कि इतने डायमेंशन हो सकते हैं, क्या चीज हमने कवर किया है प्रीवियस कलेक्शन में, क्या नहीं किया, किसको हम कर सकते हैं, तो पेपर फर्स्ट में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। खासकर अभी जब टीचिंग एप्टीट्यूड करें इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे, बट 10 इस तरीके से करेंगे कि आपको ये बताते रहेंगे कि क्या आपको नोट डाउन कर लेना है, क्या मुझे और अपने में इम्प्रूवमेंट करके आपको पढ़ाने की जरूरत है। तो आप विश्वास मानिए बहुत ही अच्छा आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतने, धन्यवाद।